एक पोर्टेबल पावर सप्लाई, विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी, आज की आधुनिक तकनीकी दुनिया की जीवन रेखा बन चुकी है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सभी कारें इंडक्शन मोटरों से चलती हों, न कि आंतरिक दहन इंजनों से। इंडक्शन मोटर इंजीनियरिंग के हर पहलू से आंतरिक दहन इंजनों से अधिक उच्च क्षमता वाली होती है और इसके साथ ही इंडक्शन मोटर मजबूत और अधिक सस्ती भी होती है। आंतरिक दहन इंजनों का एक और नुकसान ये है कि ये इंजन आरपीएम के एक नैरो बैंड में प्रयोग करने योग्य टॉर्क पैदा करती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन मोटर निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल के लिए परफेक्ट चुनाव होते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर के लिए विद्युत आपूर्ति ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में इंडक्शन मोटर की बड़ी क्रांति लाने में बाधा साबित हो रही है। आइए पता लगाते हैं कि लिथियम आयन सेल्स की मदद से टेस्ला में इस समस्या का समाधान कैसे किया गया और लिथियम आयन सेल्स भविष्य में और भी बेहतर कैसे बन सकती हैं। आइए टेस्ला सेल को बैटरी पैक से बाहर निकालते हैं और खोल कर देखते हैं। आप इसके अंदर रासायनिक यौगिकों की अलग अलग परतें देख सकते हैं। टेस्ला की लिथियम आयन बैटरी धातुओं से जुड़ी एक रोचक परिकल्पना के आधार पर काम करती है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल धातुओं की इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। वस्तुतः एलेजेंड्रो वोल्टा द्वारा 200 से भी अधिक सालों पहले बनाई गई सबसे पहली सेल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की परिकल्पना पर आधारित थी। यहां पर एक सामान्य इलेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला दिखाई गई है। इन मानों के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स घटने की सबसे उच्च प्रवृत्ति लिथियम में होती है और इलेक्ट्रॉन्स घटने की सबसे निम्न प्रवृत्ति फ्लोरीन में होती है। वोल्टा ने दो अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल वाली धातुएं ली। यहां पर जिंक और सिल्वर लिए गए हैं और विद्युत धारा का एक बाह्य बहाव बनाया। सोनी ने वर्ष 1991 लिथियम आयन बैटरी का पहला व्यावसायिक मॉडल बनाया, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की परिकल्पना पर आधारित था। लिथियम आयन सेल में लिथियम का प्रयोग किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने की उच्चतम प्रवृत्ति होती है। लिथियम धातु की पहली परत में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को भी हटाने का लगातार प्रयास करती है। इसी कारण से शुद्ध लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है, यहां तक कि ये पानी और हवा के साथ भी प्रतिक्रिया करती है। शुद्ध रूप में लिथियम के एक प्रतिक्रियाशील धातु होने के कारण लिथियम आयन बैटरी के संचालन की ट्रिक काम करती है। लेकिन जब लिथियम किसी धातु के ऑक्साइड का भाग होती है, ये काफी स्थिर होती है। मान लीजिए किसी तरह लिथियम के परमाणु को इसके धातु ऑक्साइड से अलग कर देते हैं, तो ये लिथियम बहुत अस्थिर होगा और तुरंत ही एक लिथियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन का रूप ले लेगा। लेकिन धातु के ऑक्साइड के रूप में लिथियम कहीं अधिक स्थिर होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन को लिथियम और धातु के ऑक्साइड के बीच प्रवाहित होने के लिए दो अलग अलग मार्ग दे सकें, तो लिथियम का परमाणु अपने आप ही धातु ऑक्साइड के हिस्से में पहुंच जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमने एक मार्ग के जरिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत का उत्पादन कर लिया है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हम लिथियम के धातु ऑक्साइड से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और लिथियम के परमाणु से अलग हुए इलेक्ट्रॉन को बाहरी सर्किट की ओर ले जा सकते हैं। आइए देखें कि लिथियम आयन सेल्स इन दो लक्ष्यों को कैसे पूरा करती है। एक व्यवहारिक लिथियम आयन सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट और ग्रेफाइट का प्रयोग भी होता है। ग्रेफाइट की संरचना कई परतों वाली होती है। ये परतें आपस में बहुत हल्के से जुड़ी होती हैं ताकि अलग हुए लिथियम आयन्स को वहां आसानी से सहेजा जा सके। ग्रेफाइट और धातु ऑक्साइड के बीच इलेक्ट्रोलाइट एक गार्ड की तरह काम करता है, जो केवल लिथियम आयन्स को ही गुजरने देता है। आइए देखते हैं जब आप इस व्यवस्था में एक विद्युत स्रोत जोड़ते हैं तो क्या होता है। विद्युत स्रोत का सकारात्मक सिरा साफ तौर पर इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा और उन्हें धातु ऑक्साइड के लिथियम परमाणु से अलग कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहरी सर्किट से प्रवाहित होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रोलाइट से गुजरकर ग्रेफाइट की परत तक नहीं पहुंच सकते। इसी समय सकारात्मक चार्ज वाले लिथियम आयन्स नकारात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे और इलेक्ट्रोलाइट से होकर प्रवाहित होंगे। लिथियम आयन्स भी ग्रेफाइट परत पर पहुंचेंगे और वहीं कैद हो जाएंगे। एक बार जब सभी लिथियम आयन्स ग्रेफाइट की चादर तक पहुंच जाते हैं तो सेल पूरी तरह चार्ज हो जाती है।
इस प्रकार हमने पहले उद्देश्य को पूरा कर लिया, यानी लिथियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को धातु ऑक्साइड से अलग कर लिया। जैसा कि हमने बताया, ये एक अस्थिर अवस्था है, जैसे कि तलवार की नोक पर खड़े होना। जैसे ही विद्युत स्रोत हटाया जाता है और एक लोड जोड़ा जाता है, लिथियम आयन वापस धातु ऑक्साइड के भाग के रूप में अपनी स्थिर अवस्था में वापस जाना चाहते हैं। इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण लिथियम आयन्स इलेक्ट्रोलाइट से होकर और इलेक्ट्रॉन्स लोड से होकर गुजरते हैं, जैसे किसी पहाड़ी से फिसल रहे हों। इस तरह हमें लोड के जरिए विद्युत धारा प्राप्त होती है। कृपया यहाँ गौर करें कि लिथियम आयन सेल्स की प्रतिक्रिया में ग्रेफाइट की कोई भूमिका नहीं होती है। ग्रेफाइट केवल लिथियम आयन्स के लिए संग्रहण माध्यम का काम करता है। यदि किसी असामान्य स्थिति के कारण सेल का आंतरिक तापमान बढ़ता है तो तरल इलेक्ट्रोलाइट सूख जाएगा और एनोड तथा कैथोड के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस स्थिति में आग लग सकती है या धमाका भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए इलेक्ट्रोड्स के बीच एक विद्युत अवरोधी पट्टी लगाई जाती है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। इस सेपरेटर से बहुत छोटे लिथियम आयंस प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। एक व्यावहारिक सेल में कॉपर और एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर ग्रेफाइट और मेटल ऑक्साइड का कोट होता है। यहाँ फॉयल करंट कलेक्टर्स की तरह काम करता है और करंट कलेक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव टैप को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लिथियम का ऑर्गेनिक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है और सेपरेटर शीट के ऊपर इसका कोट किया जाता है। ये तीनों शीटें एक सेंट्रल स्टील कोर के चारों ओर एक सिलेंडर पर बंधी होती है, जिससे सेल और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट बनती है। एक स्टैंडर्ड टेस्ला सेल का वोल्टेज 3 से 4.2 वोल्ट के बीच होता है। एक मॉड्यूल बनाने के लिए ऐसी कई टेस्ला सेल समानांतर रूप से एक श्रृंखला में जुड़ी होती हैं। टेस्ला कार का बैटरी पैक बनाने के लिए ऐसे 16 मॉड्यूल एक श्रेणी में जुड़े होते हैं। संचालन के समय लिथियम आयन सेल बहुत गर्मी पैदा करती है और उच्च तापमान सेल की परफॉर्मेंस खराब कर देगा। इतनी बड़ी मात्रा में सेल्स में तापमान, चार्ज की स्थिति, वोल्टेज प्रोटेक्शन और सेल हेल्थ की निगरानी के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। टेस्ला बैटरी पैक में ग्लाइकॉल आधारित कूलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। बैटरी का तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए BMS द्वारा ग्लाइकॉल का फ्लो नियंत्रित किया जाता है। BMS का दूसरा महत्वपूर्ण काम वोल्टेज प्रोटेक्शन है। उदाहरण के लिए चार्जिंग के दौरान इन तीनों सेल्स में अधिक कैपेसिटी वाली सेल बाकियों से ज़्यादा चार्ज होगी। इस समस्या के समाधान के लिए BMS सेल बैलेंसिंग का उपयोग करता है। सेल बैलेंसिंग में सभी सेल समान रूप से चार्ज और डिस्चार्ज होती हैं। इस प्रकार उनकी अधिक या कम वोल्टेज से सुरक्षा होती है। इसी जगह पर टेस्ला निसान की बैटरी तकनीक को मात देता है। उनके सेल के बड़े आकार और सक्रिय कूलिंग प्रणाली न होने के कारण निसान लीफ में बैटरी कूलिंग एक बड़ी समस्या है। छोटे और कई सारे सेल के डिजाइन का एक और लाभ है, हाई पावर की मांग की स्थिति में डिस्चार्ज स्ट्रेन सभी सेल्स में बराबरी से बढ़ जाता है। यदि हमने एक अकेली बड़ी सेल इस्तेमाल की होती तो उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता और वो समय से पहले ही खत्म हो जाती। बहुत सारी छोटी सिलेंड्रिकल सेल का उपयोग करके जो विनिर्माण तकनीक पहले से स्थापित है, टेस्ला ने एक सफल निर्णय लिया है। लिथियम आयन सेल्स की पहली चार्जिंग के दौरान एक जादुई घटना होती है जो लिथियम आयन सेल्स को अचानक खत्म होने से बचाती है। आइए देखें कि वो क्या है। ग्रेफाइट परत के इलेक्ट्रॉन मुख्य समस्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आने से इलेक्ट्रोलाइट क्षीण हो जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आता। इसका कारण एक आकस्मिक खोज है जिसे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब आप पहली बार सेल चार्ज करते हैं तो लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से होकर गुजरते हैं। इस दौरान विलायक के अणु लिथियम आयन को ढक लेते हैं। जब ये ग्रेफाइट तक पहुंचते हैं तो विलायक के अणुओं से ढका लिथियम आयन ग्रेफाइट से प्रतिक्रिया करके एक परत बनाता है जिसे SEI लेयर कहते हैं। ये SEI लेयर एक छुपा हुआ वरदान है। इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट के सीधे संपर्क को रोकता है और इलेक्ट्रोलाइट को क्षीण होने से बचाता है।
SEI लेयर तैयार होने की इस पूरी प्रक्रिया में 5% लिथियम का उपयोग हो जाता है। बाकी बचा 95% लिथियम बैटरी के मुख्य कार्य में योगदान देता है। SEI लेयर की खोज हालांकि संयोग से हुई थी, लेकिन 2 दशकों के शोध और विकास के बाद सेल के अधिकतम प्रदर्शन के लिए वैज्ञानिकों ने SEI लेयर की मोटाई और रासायनिक संतुलन को अनुकूलित कर लिया है। ये आश्चर्य की बात है कि आज से 2 दशक पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते थे उनमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता था। विकास की अपनी अद्भुत गति के साथ आने वाले कुछ सालों में इसके $90 बिलियन वार्षिक का उद्योग बन जाने की उम्मीद है। लिथियम आयन बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज साइकिल की वर्तमान प्राप्त संख्या 3000 है। दुनिया भर के महान वैज्ञानिक इस साइकिल को बढ़ाकर 10,000 तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कार की बैटरी को बदलने के बारे में 25 वर्ष तक नहीं सोचना पड़ेगा। स्टोरेज मीडियम को ग्रेफाइट से सिलिकॉन में बदलने के लिए शोध में पहले ही कई $मिलियन लगाए जा चुके हैं। यदि ये सफल रहता है तो लिथियम आयन सेल की एनर्जी डेंसिटी 5 गुना तक बढ़ जाएगी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको लिथियम आयन सेल्स के सिद्धांत और उसके भविष्य के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली होगी। कृपया हमें patreon.com पर सपोर्ट करना न भूलें।